नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैपिटल एंड गेन्स। तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म पर नए होने के बावजूद भी आप सबने मुझे काफी मोटिवेट किया एंड काफी सपोर्ट किया। एंड इस नए साल पर मैं भी प्लेज करता हूं कि आप सबकी लाइफ में अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नॉलेज या कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता रहूंगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स ऑफ द ईयर 2024 पर। तो इन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे का मोटिव भी यही है कि ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना जो 2024 में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सके, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक ठाक हो। एंड ऑफ कोर्स ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया हमें फॉलो करना पड़ेगा उसमें फर्स्ट है बिजनेस सॉलिड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड नियर टर्म में कोई मेजर हेडविंड्स नहीं होनी चाहिए, तभी तो लॉन्ग टर्म के साथ साथ हमें 2024 में भी अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। एंड इसके साथ इनकी वैल्यूएशन भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो कैपिटल एंड गेन्स पर मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो 500 लाइक्स देकर आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं तो दैट हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल भी सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो फर्स्ट कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो टू व्हीलर सेगमेंट में इंडिया में डोमिनेंट प्लेयर है एंड वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट शेयर को लगातार बढ़ा रही है, स्पेशली इन मिड रेंज मोटरसाइकिल। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयशर मोटर्स के बारे में, जिसे हमने अपने इस वाले वीडियो में यानी कि 25 मार्च को स्टडी किया था एकदम इस वाले बॉटम पर। एंड तब से कंपनी ने हमें कितने रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो तब से कंपनी ने हमें अप्रोक्सीमेट 42% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इज 42% के रिटर्न्स देने के बावजूद भी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है आज भी उन्हीं लेवल के ऊपर है जो कि 25 मार्च पर हुआ करता था। तो यहां आप देख सकते हैं कि 30.4 तब था एंड प्रेजेंटली प्राइस टू अर्निंग 31 पर है। तो मींस ऑलमोस्ट एक जैसा प्राइस टू अर्निंग ही है, जबकि कंपनी के स्टॉक प्राइस ने हमें 42% के रिटर्न्स भी बनाकर दे दिए हैं। तो ये हमें कंपनी की सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ को दिखाता है। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स हमें ये भी बोल सकते हैं कि हम ऑल टाइम हाई के ऊपर इस कंपनी को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि स्टॉक प्राइस में हमें वैल्यू विनर बनाती है स्टॉक प्राइस नहीं। ऑल टाइम हाई पर हमने ऑलरेडी मेट्रो ब्रांड्स को सिलेक्ट किया है, वेक्टर फूड्स को सिलेक्ट किया है एंड उसके बाद उन कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है वो आप इनके चार्ट से भी देख सकते हैं। लेकिन वाई आयशर मोटर्स? क्योंकि कंपनी एस्पिरेशनल कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करती है। मींस कंपनी जो बाइक्स बनाती है उन्हें लोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए खरीदते हैं। एंड मैं अपने कई सारी वीडियोस में ये बता चुका हूं कि जो भी कंपनीज लोगों के शौक के जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है, मींस लोगों की एस्पिरेशन से जुड़े प्रोडक्ट बनाती है, उन्हें प्रॉफिट मार्जिन्स काफी अच्छे मिलते हैं। एंड दूसरा रीजन यह है कि अब लोग एंट्री लेवल बाइक्स की जगह मिड साइज मोटरसाइकिल को प्रेफर कर रहे हैं। एंड यही कारण है कि ग्रेटर देन 250 सीसी के मोटरसाइकिल का जो मार्केट शेयर है वो 8.2% पर पहुंच चुका है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 14 में सिर्फ 3% के अराउंड हुआ करता था। ओवरऑल मोटरसाइकिल मार्केट में कंपनी 7.4% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन 125 सीसी के मोटरसाइकिल सेगमेंट को देखें तो इसमें कंपनी 32% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। मींस हम कह सकते हैं कि मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है एंड ये जो मार्केट शेयर है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर में 12.6% हुआ करता था एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के हाफ ईयर तक ये 32% का हो चुका है। उसके बाद कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस को आप इस मैप पर देख सकते हैं। यहां पर कंपनी के पास 1050 प्लस ग्लोबल टच पॉइंट्स हैं एंड उसके बाद 217 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं एंड 836 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबली जो मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट है ये प्रेजेंटली अंडरसर्व्ड है एंड यहां कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो अमेरिकन मार्केट में देखें कंपनी 8% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, एशियन पैसिफिक रीजन में कंपनी 9% का मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड यूरोपियन, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन में कंपनी 9% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी ग्लोबल मार्केट में 20,825 यूनिट सेल करती थी एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 89,226 हो चुके हैं एंड ये 4.5 टाइम्स की ग्रोथ है वॉल्यूम्स में। फ्रेंड्स, कंपनी उन कंट्रीज में अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पा रही है यहां हार्ले डेविडसन जैसे बड़े प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। तो उसके बाद अगर इंटरनेशनल मार्केट से आने वाली रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 16 में इंटरनेशनल मार्केट से आने वाली रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 3.1% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 14.4% हो चुका है, जो कि कंपनी की ह्यूज स्ट्रेंथ को दिखाता है। फ्रेंड्स, काफी सारे इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि इंडियन मार्केट में मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ता जा रहा है एंड हाल ही में हीरो एंड हार्ले ने मिलकर हार्ले X440 को भी लॉन्च किया है। एंड मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले जावा एंड जैसदी ने भी इस सेगमेंट में एंटर किया है, लेकिन वो अपने मार्जिन्स को ही बचा नहीं पा रहे हैं। तो हार्ले X440 कैसा परफॉर्म करता है उसकी प्रोग्रेस को हमें मॉनिटर करना होगा। तो कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन एंड ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए हम इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो सेकंड कंपनी हमने केमिकल सेक्टर से शॉर्टलिस्ट की है, जो कि एग्रोकेमिकल स्पेस में वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर है। फ्रेंड्स, ओवरऑल केमिकल सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली कंपनीज की रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट्स में डेंट देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के केस में हमें वैसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो यहां हम देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं एंड ऑलमोस्ट हाई के अराउंड ही हैं एंड उसके बाद कंपनी
कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसको हमने 19 अप्रैल को इस वाले वीडियो में कवर किया था। तो ये है वो लेवल्स यहाँ पर इस कंपनी को हमने लास्ट टाइम कवर किया था एंड तब से कंपनी ने हमें जो हाई बनाकर दिया है वो दिया है 33% का। तो इस पॉइंट पर कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक शार्प सेलअप आया है, जहां पर सिंगल डे में ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में 10% से ज्यादा की गिरावट हुई है। एंड उसका रीजन ये था कि चाइना बेस्ड एक कंपनी पायरोक्सासल्फोन नाम के केमिकल फोरे करने वाली है, जिसमें पीआई इंडस्ट्रीज भी ऑपरेट करती है। असल में क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी में ऑपरेटर गेम होती है तो इसी तरह की न्यूज का सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि पायरोक्सासल्फोन एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है अप टू 2025 एंड मैनेजमेंट ने यह कंफर्म किया है कि इससे इस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा एंड उन्होंने अपनी फ्यूचर गाइडेंस को भी एज इट इज रखा है एंड इस पूरे इंसिडेंट को एक स्पेकुलेशन बताया है। सेम हमें आइशर मोटर के केस में भी देखने को मिला था, जब हीरो एंड हार्ले ने मिलकर हार्ले X440 को लॉन्च किया था। लेकिन आज स्टॉक प्राइस कहां है वो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स 19 अप्रैल को यानी कि इस वाले लेवल के अराउंड जब हमने पीआई इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम कवर किया था तब इसका प्राइस टू अर्निंग 42 का था, लेकिन जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है वो 35.4 है। मींस कंपनी आज और भी बेटर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है देन की 6 मंथ्स पहले हुआ करती थी एंड ये ऐसी कंपनी है जिसने अपने रेवेन्यू को हर साल बढ़ाया ही है। फ्रेंड्स एग्रोकेमिकल से तो कंपनी अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर ही रही है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखने के लिए कंपनी इनऑर्गेनिकली ग्रो करने पर भी काफी फोकस कर रही है। तो उसके लिए कंपनी ने अब फार्मा सेक्टर में भी फोरे किया है। यहाँ कंपनी अपने हैदराबाद वाले रिसर्च सेंटर को डेवलप करने पर काम कर रही है। उसके बाद कंपनी ने 2 फार्मा कंपनीज का एक्विजिशन किया है, जो है आर्कीमिका एंड थेराकम मेडिलैब एंड मैनेजमेंट इनके ऑपरेटिंग मॉडल, फंक्शनल एंड आईटी इंटीग्रेशन पर काम कर रही है। फार्मा बिजनेस के लिए कंपनी ग्लोबल एडवाइजर्स को भी कंसल्ट कर रही है फॉर कमर्शियलाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। तो इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए मैं लिंक में वीडियो दे देता हूं, तो वहां से आप इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड इसके साथ हमने आइशर मोटर्स पर भी कंप्लीट एनालिसिस जो किया हुआ है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं एंड वहां से आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन को देखकर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी भी हमने केमिकल सेक्टर से ही शॉर्टलिस्ट की है, जिसके स्टॉक प्राइस में अच्छी करेक्शन हुई है। स्टॉक प्राइस में हुए करेक्शन के रीजंस को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है। तो यहाँ अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में हमें स्पेशली इस क्वार्टर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है एंड उसका रीजन है कंपनी के जो हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेवेन्यू कम होना एंड जो लो प्रॉफिट मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेवेन्यू ज्यादा होना। एंड इस तरह का ट्रेंड हमें काफी सारी कंपनीज में देखने को मिल रहा है, स्पेशली केमिकल सेक्टर की कंपनीज में, क्योंकि चाइना में केमिकल मार्केट में डिमांड काफी वीक चल रही है एंड वहां की कंपनीज ओवर सप्लाई कर रही है इंडिया में, जिससे प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन ये है कि मैनेजमेंट ने अपनी ग्रोथ के टारगेट्स को भी रिवाइज किया है, जो कि पहले 22 to 25% ग्रोथ के थे फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 एंड अब इन्हें रिवाइज करके 18 to 22% कर दिया गया है। एंड इसका जो बड़ा कारण है कि कंपनी के एक बड़े क्लाइंट ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च को डिले किया है। कंपनी को क्यों कंसीडर किया जा सकता है, इसके रीजंस को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं एंड शॉर्ट में हम आज भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने कई सारे वीडियोस में बताया है कि कंपनी ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स को इन हाउस डेवलप किया है एंड एमी ऑर्गेनिक्स वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है आउटसाइड चाइना जिसने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स को इन हाउस डेवलप किया है। प्रेजेंटली चाइना में ही इसे 7 to 8 प्लेयर्स बनाते हैं एंड जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स के सैंपल है इसे कंपनी के 6 कस्टमर्स ने अप्रूव भी कर दिया है। इसके साथ कंपनी ने 2 और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, जिसमें से एक का यूज लिथियम आयन बैटरीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बढ़ाने में होता है एंड दूसरे का यूज जो है वो सॉलिड बैटरीज में होता है। तो यहाँ 21 दिसंबर की न्यूज है कि एमी ऑर्गेनिक्स ने ग्लोबल इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक एमओयू साइन किया है एंड इसके लिए कंपनी गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप करेगी 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके। इसके साथ कंपनी ने अपने पुराने क्लाइंट फर्मियन के साथ एक और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पर कंपनी अपने सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एडिशनल एडवांस्ड इंटरमीडिएट सप्लाई करेगी एंड इन प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो अंकलेश्वर यूनिट में स्टार्ट होनी है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 से। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इस तरह के कंसोलिडेशन में हम इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं एंड अगर बेटर लगे तो कंसीडर भी कर सकते हैं। तो कंपनी के कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है एंड ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ की वन ऑफ द बिगेस्ट
बेनिफिशियरी भी हो सकती है। तो कंपनी का नाम सोनाकॉम स्टार है। तो इस कंपनी को हम क्यों कंसीडर कर सकते हैं, इसके रीजंस को हमने कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। जिनको उन रीजंस का नहीं पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो मैं किसी ना किसी वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, लेटेस्ट एंड जो मोस्ट एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि कंपनी ने अपने एक बड़े रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट लिया है एंड इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कंपनी 6 अटेम्प्ट्स पहले ले चुकी है। यहाँ पर एक यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th अटेम्प्ट में कंपनी ने ब्रेकआउट लिया है। अब कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग कंपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो सूटेबल है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी आइडियल हो सकती है। तो इसलिए इस कंपनी को भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमने बैंकिंग सेक्टर से शॉर्टलिस्ट की है, जो कि एक पीएसयू है। लास्ट के कुछ सालों में पीएसयूज की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे एफर्ट्स लगा रही है एंड इसका रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहा है पीएसयूज की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो प्लीज इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना कंसीडर किया जाए, बट एज पर द लास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ 5 स्टेट्स देयर आर फेयर चांसेस की पॉलिटिकल सिनेरियो सेम रहने वाला है कंट्री में, इसलिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंसीडर किया है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड नेट प्रॉफिट्स में आपको 3 टाइम्स के अराउंड ग्रोथ देखने को मिलेगी। वही एचडीएफसी बैंक में आपको रेवेन्यूज में तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो नेट प्रॉफिट्स हैं इसमें 2 टाइम्स से थोड़ी सी कम ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोटक महिंद्रा बैंक में भी रेवेन्यूज में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ हुई है यहाँ भी 2 टाइम्स के अराउंड है। एक्सिस बैंक में भी नेट प्रॉफिट्स में 2 टाइम्स के अराउंड ही ग्रोथ है एंड आईसीआईसीआई बैंक के केस में भी 2 टाइम्स के अराउंड ही ग्रोथ है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट्स के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर हम सारी कंपनीज की वैल्यूएशन को देखें तो आईसीआईसीआई हमें 3.3 के बुक वैल्यू पर देखने को मिल रही है, एक्सिस हमें 2.6 के वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक हमें 3.4 की बुक वैल्यू पर देखने को मिल रही है, एचडीएफसी बैंक भी हमें 3.3 की बुक वैल्यू पर देखने को मिल रही है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो इसकी बुक वैल्यू सिर्फ 1.6 है, जो हमें दिखाता है कि इन सारे बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी सबसे फेयरली वैल्यूड है। वही अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एसेट क्वालिटी को देखें तो ग्रॉस एनपीए हमें लगातार कम होते हुए दिख रहे हैं एंड प्रेजेंटली है 2.78 एंड बैंक के पास अभी स्कोप है कि इसे अभी और भी कम कर सके। उसके बाद अगर हम नेट एनपीए को देखें तो ये भी लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड प्रेजेंटली है 0.67, जो कि ठीक ठाक है। तो बैंक के नेट प्रॉफिट सबसे फास्ट पेस पर बढ़ रहे हैं, बैंक की वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल है एंड बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को भी लगातार इंप्रूव कर रहा है। तो आने वाले समय में ये बैंक हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, तो इसलिए इस बैंक को आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस में या कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टेड हैं वो भी बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को काइंडली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही कंसीडर करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।